हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल फाइनेंस वाला में। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जैसे आपने थंबनेल में पढ़ा है, 1000 रुपये से आप कैसे 2 करोड़ से भी ज़्यादा पैसे बना सकते हो। ये एक भारत सरकार की योजना है, ये भी मैं आपको बता दूं। ये कोई भी प्राइवेट कंपनी पैसा लगाना ये सब चीज़ें नहीं हैं, बिल्कुल ही सरकारी योजना है। बिल्कुल कंप्लीट डिटेल बताऊंगा आपको मैं। इस योजना के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा आपको अगर पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है। और ये पैसे कैसे 1000 से आपके इतने पैसे बनेंगे वो भी मैं इसी वीडियो में आपको दोस्तों बताऊंगा। तो प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे सोशल मीडिया लिंक्स मिल जाएंगे दोस्तों, वहाँ पर जाके हमें ज्वाइन कीजिए। प्लस हमारे व्लॉगिंग चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को ये स्कीम समझाने से पहले एक छोटी सी चीज़ कहना चाहता हूँ। देखो दोस्तों, जैसे कि हम पहले छोटे होते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, फिर हमारी शादी हो जाती है। शादी के बाद क्या होता है, जिम्मेदारी अपने सर पे आ जाती है और फिर हमारे बच्चे होते हैं, फिर हम उनको बड़ा करने में लग जाते हैं। जब हमारी शादी हो जाती है तो हम जितने भी कुछ कमाते हैं अपने बच्चों के लिए कमाते हैं। फिर जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी शादी, घर बार बनाने में सारा पैसा हम खर्च कर देते हैं। फिर दोस्तों एक टाइम आता है जब हम लोग बूढ़े हो जाते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक टाइम आता है जब हम बूढ़े हो जाते हैं, तब हम दो चीज़ें हमारे पास होती हैं। एक तो हम काम कुछ नहीं कर सकते और जो भी पूरी ज़िंदगी में कमाया था वो सारा तो बच्चों पे लगा दिया। अगर बच्चे अच्छे निकल गए तो अच्छी बात है, अगर नालायक निकल गए तो वो कहाँ पे लोग जाएंगे जो उस टाइम पे दर दर की ठोकरें खाएंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब जो मैं स्कीम समझा रहा हूँ आपको उस पर ध्यान देना। ये भारत सरकार की स्कीम है, इसका नाम है एनपीएस। इसको कहते हैं दोस्तों नेशनल पेंशन सिस्टम, इसको नेशनल पेंशन स्कीम भी कहा जाता है दोस्तों। इसको 2004 में लॉन्च किया गया था। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। इसमें क्या है कि लोगों को एनकरेज किया जाता है कि आप थोड़े थोड़े पैसे करके अपनी रिटायरमेंट एज के लिए एक लमसम अमाउंट इकट्ठा कर सकें। कहने का मतलब ये है कि जब मान लीजिए आपकी उम्र 20 साल है, 30 साल है, 40 साल है, तब तो आप कमा के खा लोगे। लेकिन जब बूढ़े हो जाओगे तब ना कमाने के लायक रहोगे, ऊपर से जो था वो भी घर बार बच्चों पे लगा दिया, तब ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। तो इसको एक एज ए रिटायरमेंट प्लान भी कहा जाता है। तो ये दोस्तों दो तरीके से काम करता है। एक, अगर आप कहीं पे नौकरी करते हो तो वहाँ पे जो आपकी सैलरी बनती है उसमें से कुछ हिस्सा इस स्कीम में जाता है और जो एम्प्लॉयर है वो भी कुछ हिस्सा इसमें डालता है। लेकिन अगर आप कहीं नौकरी नहीं करते हो तो आप अकेले भी इसमें पैसे डाल सकते हो। इसमें क्या होगा, सारे के सारे पैसे आपके डाले हुए होंगे, एम्प्लॉयर तो कोई है ही नहीं क्योंकि आप नौकरी नहीं करते। फीचर्स की बात करें दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, वॉलंटियर स्कीम है, कोई भी खुलवा सकता है खाता इसमें आपको अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे, अलग अलग फंड मैनेजर्स मिल जाएंगे। एलआईसी से 3-4 आपको फंड मैनेजर मिल जाएंगे। एसबीआई, एलआईसी, बड़े बड़े बैंकिंग सेक्टर हैं, वो आपके फंड को मैनेज करेंगे। ये एनपीएस जो है दोस्तों, ये पीएफआरडीए, ठीक है, पीएफआरडीए मैनेज करता है। इसमें बिल्कुल ही लो अकाउंट एंड फंड मेंटेनेंस चार्जेस, ठीक है, इसमें बिल्कुल ही आपको नेग्लिजिबल चार्जेस लगते हैं। इनकम टैक्स बेनिफिट्स मिल जाएंगे आपको इसमें 2 लाख तक रीजन। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि इसमें आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, जो सूद है, ब्याज है, वो बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि जो 1.5 लाख तक का आपका जो रिबेट है इसमें आपको एनपीएस में मिल जाएगी दोस्तों। इसके बाद अगर आगे हम इसके आगे बेनिफिट्स की बात करें एम्प्लॉयज़ की, तो इसमें आपको सारी जो सैलरी पर्सन का बताया हुआ है, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नॉर्मल बंदों की। जो सैलरी पर्सन है उनको 1.5 लाख अगर से ऊपर, अगर वो 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि जो सैलरी पर्सन होते हैं उनके सालाना जो इनकम है वो 5 लाख से ऊपर बन जाती है, तो उनको काफ़ी सारे इनकम टैक्स कटते हैं। जो 5 लाख से ऊपर अगर 1.5 लाख तक उनकी वो जाती है, इनकम जाती है, और वो 1.5 लाख तक एनपीएस में कटवाते हैं, तो ऊपर के 1.5 लाख का वो इनकम टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। बाकी जो बंदे घर पे रह के अपना अकेले का खुलवाना चाहते हैं तो वो आराम से खुलवा सकते हैं। कौन कौन दोस्तों एनपीएस खुलवा सकता है? कोई भी इंडियन सिटीजन खुलवा सकता है। उसकी एज ग्रुप जो है 18 से 70 साल के बीच में होनी चाहिए। एनपीएस वही बताया मैंने, अकेला बंदा भी खुलवा सकता है, या किसी कंपनी में काम करता है तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों ग्रुप में खोल सकते हैं इसको।
एनआरआई की बात की जाए तो दोस्तों एनआरआई भी एनपीएस अकाउंट खुलवा सकते हैं अगर वो नॉन सिटीजन है तो भी। अब बात आती है कि आप कैसे खुलवा सकते हो। देखो दोस्तों, यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हो, मैं आपको सीधी चीज़ बताता हूँ। आपका किसी ना किसी बैंक में खाता होगा, आपकी नेट बैंकिंग होगी। नेट बैंकिंग में जाओ, बड़े से बड़े जो बैंक हैं हमारे देश के 5-7 बैंक, खासकर एसबीआई, नेशनल, प्राइवेट बैंक के उसमें जाओ, नेट बैंकिंग, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हो। अगर नेट बैंकिंग नहीं है, किसी भी बैंक की ब्रांच में चले जाओ, वहाँ खुलवा सकते हो। अगर आप ऑनलाइन खुलवाना चाहो तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी इनकी खुलवा सकते हो। वहाँ पे आपको आपका आधार नंबर जो है, उसमें आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, वहीं से वो वेरीफाई कर लेगा आपको, आपका खाता खुल जाएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको? रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना है, एड्रेस का प्रूफ देना है, एज प्रूफ देना है, या फिर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ देना है। इसमें दोस्तों आपको पैन नंबर मिलेगा। जैसे कि आज हमारे देश में हर एक बंदे के पास पैन कार्ड होता है ना, परमानेंट अकाउंट नंबर, ऐसे ही इसमें आपको पैन नंबर मिलेगा। एक कार्ड मिलेगा आपको बन के पैन कार्ड की तरह, लेकिन इसका नाम होगा पैन कार्ड, मतलब कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, ये 12 डिजिट का यूनिक नंबर होगा जो आपको कार्ड पे लिखा हुआ कार्ड इशू हो जाएगा। यही आपका पूरा का पूरा एनपीएस अकाउंट पूरे का पूरा इसी नंबर पे चलेगा आपका। ठीक है, एनपीएस अकाउंट्स की बात करें तो 2 तरीके के अकाउंट होते हैं। एक टीयर 1 जो मैं अभी तक आपको समझा रहा था, जो कि कंपलसरी होता है दोस्तों। टीयर 2 क्या होता है? ऑप्शनल होता है। इसमें क्या है कि आप पैसे जमा करवाने चाहो तो करवा सकते हो, बाकी ये म्यूचुअल फंड्स की तरह काम करता है, तो इस पर ज़्यादा कुछ मतलब, अगर आपको टीयर 2 अकाउंट खुलवाना, इससे अच्छा कोई म्यूचुअल फंड ही खरीद लोगे तो वो भी सही है। हाँ, एनपीएस जो अकाउंट है इसमें काफ़ी सारे दोस्तों फीचर्स मिल जाते हैं आपको। जैसे मैंने आपको बताया कि कौन कौन कंट्रीब्यूट कर सकता है, अकेला बंदा कर सकता है, अगर किसी नौकरी करता है बंदा, वहाँ पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर मिलके कर सकते हैं। किसी के भी एक बंदे के नाम पे 2 एनपीएस अकाउंट नहीं हो सकते। ठीक है दोस्तों, एक बंदे के नाम पे एक ही एनपीएस अकाउंट हो सकता है। कंट्रीब्यूशन लिमिट की बात की जाए तो दोस्तों आपको अपना अकाउंट चलते रहने के लिए सालाना 1 साल में 500 रुपये डालना कंपलसरी है, खाता चलते रहने के लिए। ठीक है दोस्तों, मिनिमम कंट्रीब्यूशन एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे आपको 500 रुपये देने हैं। पर कंट्रीब्यूशन जो आपका होगा, पर कंट्रीब्यूशन 500 से कम नहीं होता दोस्तों, 500 रुपये मिनिमम होते हैं। और फाइनेंशियल ईयर अभी इन्होंने 1000 कर दिया, पहले 500 था, कि पहले मतलब कि 1 साल में आपको कम से कम 500 रुपये जमा करने होते थे, अभी 1000 हो गया है। और मैक्सिमम लिमिट ऑन कंट्रीब्यूशन, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है इस पर। ठीक है, टीयर 2 अकाउंट की बात करें तो मिनिमम कंट्रीब्यूशन इसका अकाउंट खोलने के टाइम पे 1000 होना चाहिए। इसमें कोई भी मिनिमम अमाउंट नहीं चाहिए पर कंट्रीब्यूशन। देयर विल बी नो मिनिमम अमाउंट टोटल कंट्रीब्यूशन इन फाइनेंशियल ईयर। किसी फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम जो कंट्रीब्यूशन मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। कोई भी मैक्सिमम इसमें भी लिमिट नहीं है कंट्रीब्यूशन की। ट्रांजैक्शन चार्जेस की दोस्तों बात करें कि आपको सीआरए जो हमारा ये पूरा का पूरा देखती है एजेंसी, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, वो 50 रुपये लेगी आपसे जब आपका अकाउंट खुलेगा। ये 1 टाइम फीस होगी बस। उसके बाद 190 रुपये हर साल एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगी और 4 रुपये पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगेगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप रेगुलर इस पर चलोगे तो 190 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं है जब आपके 1000 से करोड़ों रुपये बन रहे हों। ठीक है दोस्तों, तो पीओपी पे जाके अगर आप खुलवाओगे तो 125 रुपये 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी। 20 रुपीज़ आपका कंट्रीब्यूशन अमाउंट, जब कभी भी आप 20 रुपीज़ या फिर 0.25 ऑफ द कंट्रीब्यूशन अमाउंट विच एवर इज हाइयर। दिस इज एन ऑनगोइंग फी फॉर एवरी कंट्रीब्यूशन। कोई भी कंट्रीब्यूशन करोगे आपको 20 रुपये या फिर 0.25, दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो लगेगा। ठीक है, 20 रुपये अदर ट्रांजैक्शन के लगेंगे, जैसे कि आप नॉमिनी डिटेल्स, एड्रेस वगैरह चेंज करवाते हो, विड्रॉल रिक्वेस्ट डालते हो तो। इनएक्टिव अकाउंट्स की दोस्तों बात करें कि जो भी सब्सक्राइबर होगा उनको मिनिमम अमाउंट एक मेंटेन करने के लिए रखना है अपने अकाउंट को एक्टिव करने के लिए। वो चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर आप नहीं करोगे तो आपको पेनल्टी भी लगेगी। 100 रुपये की पेनल्टी शुरू हो जाएगी। उसके बाद आप जब तक पेनल्टी नहीं दोगे तो हर महीने पेनल्टी आपकी बढ़ती जाएगी। अगर पेनल्टी नहीं दोगे तो फिर आप आगे नहीं, अगली पेमेंट नहीं कर सकते। पेनल्टी के साथ ही पिछली पेमेंट करोगे फिर आगे से शुरू कर पाओगे। एनपीएस को दोस्तों रेगुलेट करता है पीएफआरडीए, पेंशन फंड्स रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, पीएफडीए ने क्या किए हुए हैं, ये रेगुलेट करता है। इसने पेंशन फंड मैनेजर्स बना रखे हैं, काफ़ी
आपको फंड मैनेजर मिल जाएंगे आईसीआईसी की, एलआईसी, कोटक महिंद्रा, रिलायंस कैपिटल, एसबीआई, यूटीआई, एलआईसी पेंशन फंड, एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी, डीएसपी। ये सब फंड मैनेजर हैं जो बनाए गए हैं किसकी तरफ से, पीएफआरडीए की तरफ से, जो आपके पैसे को मैनेज करेंगे। ठीक है दोस्तों, एसबीआई जो पेंशन फंड है वो डिफॉल्ट रहेगा पेंशन फंड मैनेजर, अगर आप अपनी प्रेफरेंस को चेंज नहीं करते हो। ठीक है, इसमें दोस्तों जो अभी ध्यान से सुनना कि आपके पैसे कैसे इन्वेस्ट होंगे। 3 क्लासें होंगी, एसेट क्लास ई, एसेट क्लास सी, एसेट क्लास जी। एसेट क्लास ई में क्या होगा दोस्तों, आपके जो इक्विटी मार्केट, जो शेयर मार्केट में होगा, ज़्यादा पैसा आपका लगाया जाएगा। इसमें हाई रिटर्न और हाई रिस्क की बात की जाती है। जो लोग अपनी इनिशियल 18-19 साल की एज से ही इसमें कंट्रीब्यूशन शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि उनको तो लंबा अरसे तक चलना है, क्योंकि आपको 60 अपनी एज 60 साल होने तक इसमें कंट्रीब्यूशन करना है, तो आपके पास ऑलमोस्ट 40-42 साल है, तो आप इस ई क्लास को ले सकते हो। और जिनकी एज 30 क्रॉस कर चुकी है, उसमें क्या होता है, इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में होता है, जिनमें मिनिमम रिटर्न, मीडियम रिस्क रहता है। नेक्स्ट आती है जी क्लास, ये उन लोगों के लिए है जिनकी एज 35-40 हो रही है, जो रिस्क बिल्कुल कम लेना चाहते हैं। इनके पैसे जो होते हैं वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स और स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगते हैं। इनमें रिटर्न थोड़ा कम रहता है, लेकिन रिस्क भी बहुत कम रहता है। ठीक है, अब फंड मैनेजमेंट ऑप्शंस की बात करें तो आपके पास 2 ऑप्शंस रहेंगे दोस्तों, एक्टिव चॉइस और ऑटो चॉइस। हमेशा आपको ऑटो चॉइस लेना चाहिए, बिकॉज इसमें क्या होगा कि आपने मान लो कि कोई भी ऊपर से एक एसेट क्लास ले लिया, 18 साल की एज में आपने मान लीजिए ई एसेट क्लास ले लिया। अगर आपने ऑटो यहाँ पे ऑप्शन चुना होगा ना चॉइस का, अब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी ना, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, जो ऑटो में आपका जो परसेंटेज है पैसे का शेयर मार्केट में लगाया हुआ, उसको निकाल के सेफ इन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स में लगाना शुरू कर देंगे ये फंड मैनेजर। इससे क्या होगा कि जैसे कि आपकी एज बढ़ती जाएगी, आपका जो रिस्क जो कैपेसिटी है वो भी फंड मैनेजर ऑटोमेटिक चेंज करते रहेंगे। लेकिन अगर आप एक्टिव चॉइस बोलोगे तो एक्टिव चॉइस में आप खुद आपको चॉइस देनी पड़ेगी कि आपका कितने % पैसा कहाँ पे लगाना चाहिए। एनपीएस सब्सक्राइबर्स, एनपीएस सब्सक्राइबर्स जो होते हैं उनके पास ऑप्शन रहता है कि अपना फंड मैनेजर को कभी भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एनपीएस जो सब्सक्राइबर होते हैं उनके पास इन्वेस्टमेंट चॉइस को भी चेंज करने का ऑप्शन रहता है, ऑटो और एक्टिव को आपस में, लेकिन साल में एक बार ही कर सकते हैं। एनपीएस जो सब्सक्राइबर्स होते हैं उनके पास ये भी ऑप्शन रहता है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को चेंज कर सकें, एसेट क्लास को ई, सी एंड जी जो भी है आपस में चेंज कर लें, एज और फ्यूचर की इनकम रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए। ठीक है, ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि आप Tier 1 और Tier 2 अकाउंट्स में अलग अलग फंड मैनेजर्स ले सकते हो। इसमें क्या कहा गया है कि इसमें डिफाइंड और गारंटीड रिटर्न्स नहीं मिलेंगे आपको एनपीएस में। गारंटीड का मतलब ये नहीं कि गारंटी नहीं है उनकी, कहने का मतलब ये कि एक फिक्स अमाउंट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका पैसा शेयर मार्केट में लगेगा, सिक्योरिटीज़ में लगेगा, सब जगह लगेगा, लेकिन जो बाकी जो एफडी वगैरह ये सब होते हैं ना, उन सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है। इनका जो रिटर्न होता है वो हमेशा 10 से 15% के बीच में रहता है, कभी भी 10% के नीचे नहीं आता है एनपीएस का। 10 और 15% के बीच में ही अमूमन रहता है। कोई भी जो गवर्नमेंट स्कीम है या पोस्ट ऑफिस स्कीम है, एफडी, आरडी, ये सब चीज़ें कोई भी इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा, मैच्योरिटी पे क्या होगा, जैसे ही आपकी एज 60 साल हो जाएगी, आपकी रिटायरमेंट एज, उसको रिटायरमेंट एज कहा जाता है। उसके बाद क्या होगा कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो बंद कर दिया जाएगा। जितना भी पैसा आपने जमा किया होगा प्लस उस पर जितना इंटरेस्ट लगा होगा, टोटल पैसा जितना भी बनेगा उसका जो 60% है वो आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा, प्लस जो 40% पैसा बचा होगा ना, उसका क्या किया जाएगा दोस्तों, 6% के हिसाब से एन्यूटी बनाई जाएगी। मतलब कि मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए बने, 60,000 आपके अकाउंट में डाल दिए, 40,000 पे क्या करेंगे वो 40,000 की 6% के हिसाब से इंटरेस्ट पैसे निकालेंगे, कितने बने, जितने भी पैसे बने होंगे वो क्या करेंगे, उसको जो इंटरेस्ट बना होगा ना 40,000 पे, उसको 12 से डिवाइड करेंगे और हर महीने आपके अकाउंट में एज ए पेंशन डाल देंगे। उसके बाद ये सब चलता रहेगा जब तक आप ठीक ठाक हो। अगर आपको कुछ हो जाता है तो जो भी नॉमिनी का आपने नाम दिया होगा उसके अकाउंट में जितना भी 40% आपका पैसा बचा था ना, 40,000 रुपये जिस पे इंटरेस्ट पे आपको पेंशन मिल रही थी, वो आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। ये पूरी की पूरी चीज़ें थी दोस्तों जो मैंने आपको दिखा दी, लोन फैसिलिटी, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी दोस्तों वो मैंने आपको सारी की सारी बता दी। अब चलते हैं इसके कैलकुलेटर पे कैसे आप इतने पैसे बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो एज की बात करेंगे अभी हम दोस्तों। एज हम भर लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए एक 18 साल के व्यक्ति हैं,
जो इसमें शुरू करना चाहते हैं, करंट एनपीएस बैलेंस तो उनका होगा नहीं, करंट उनका कंट्रीब्यूशन मान के चलते हैं हम 1000 रुपये मंथली वो 1000 रुपये दे सकते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी मान के चलते हैं कोई नहीं है, उनकी नौकरी नहीं है। नेक्स्ट आता है इंक्रीज कंट्रीब्यूशन एवरी ईयर, हर साल वो 100 रुपये बढ़ा देंगे। हर महीने तो 1000 रुपये दे रहे हैं, लेकिन हर साल ख़त्म होने पे अगले साल वो उस 1000 में 100 रुपये बढ़ा देंगे। मतलब एक साल 1000 रुपये देंगे, फिर नेक्स्ट साल 1100 कर देंगे, उससे अगले साल 1200 कर देंगे, ऐसे। और एक्सपेक्टेड रिटर्न हम 12% रख के चलते हैं, बिकॉज 10 और 15% के बीच में आपको आराम से इंटरेस्ट मिल जाता है। तो रिटायरमेंट एज 60 साल है। अब इसे हम कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपने कितना कंट्रीब्यूशन किया, ऐसे करके 15,37,200 रुपये आपने जमा किए। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं था, A+B आपका और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आपका ही रहा ना, 15,37,200। उस पर जो आपको रिटर्न मिले, आपकी आंखें खोल देंगे दोस्तों। देखो 2,06,10,442 रुपये। देखा दोस्तों कितना इंटरेस्ट मिला, 2,06,10,442 रुपये। मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा है इतना। टोटल आपका जो अमाउंट बन जाएगा 2,21,47,642 रुपये बन जाएंगे दोस्तों। अब क्या होगा देखिए, 60 साल पे यहाँ पे अभी हम आ जाएंगे। टोटल कितना पैसा बना आपका वो ऊपर लिखा हुआ है। 60% मैंने आपको बताया था कि आपके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे, 6% की आपकी एन्युटी पेंशन बनाई जाएगी। अब देखिए कैलकुलेट करेंगे हम तो क्या आएगा नीचे, 1,32,88,585 रुपये। ये देखिए रिटायरमेंट पे 1,32,88,585 रुपये जब आपकी 60 साल एज हो जाएगी, ये आप अमाउंट है 60%, ये आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है, 88,59,057 रुपये, ये 40% पैसे हैं जो आपके बच के गवर्नमेंट के पास इस स्कीम में। अब क्या होगा कि इसकी जब 6% एन्युटी बनाएंगे ना 88,59,000 की, तो आपकी मंथली पेंशन 44,295 रुपये आपको पूरी उम्र मिलती रहेगी। और जब आपको कुछ हो जाएगा तो ये 88,59,000 रुपये आपके परिवार में जिस नॉमिनी का नाम दिया होगा आपने, वो उनको दे दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें हैं। आपका कंट्रीब्यूशन 6.94%, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 0, टोटल रिटर्न्स आपको मिले 93.06%। तो दोस्तों वीडियो अगर आपने लास्ट तक देखी है तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।